हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो रूल्स हमने सीखे थे, एक बार तो मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। जब भी PSR चेंज होगा तो हम कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट करेंगे, जिसमें से एक है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, अगर रिवैल्यूएशन हुआ तब। नंबर 2, गुडविल। गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में एडजस्ट किया जाएगा और ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एडवर्टाइजमेंट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। इन ओल्ड रेशियो जब कुछ भी ना दे रखा हो तो। ठीक है। अब एक केस लेते हैं हम, मतलब एडजस्टमेंट इन्हीं चीज़ों में होंगी, रिवैल्यूएशन, गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है। अब यहाँ देखो, XYZ पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। जो तुम्हारे काम की चीज़ है उसे तुम नोट कर लो। क्वेश्चंस के अंदर हम जो चेंजेस लाइन कुछ चेंजेस करके भी देखेंगे। 5:3:2 ओल्ड रेशो थी। स्किप करके कभी मत पढ़ना कि थोड़ी देर बाद वीडियो स्किप कर ले रहे हो, फिर स्किप कर ले रहे हो। हर चीज़, सिर्फ जो काम की चीज़ है वही बताई जा रही है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी वीडियो को देखना शुरू करो, वरना रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। समझ तभी आएगा जब तुम्हारे पास टाइम हो। आराम से पेशेंस के साथ इस चीज़ को समझो, समझने की कोशिश करो। 5:3:2 रेशियो थी। अब इन्होंने डिसाइड किया 2:3:5 में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तुम्हें जनरल एंट्री करनी है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को एडजस्ट करना है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हम क्रिएट करते हैं वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन्हें हम कंपनसेट कर सकें। तो उसके लिए हमने रिजर्व क्रिएट करके रखा होता, तो इसे डिवाइड कर लेंगे। अगर इसके आगे कुछ भी ना दे रखा होता तो हम सीधे ही वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू XYZ। अगर नथिंग गिवन, कुछ ना दे रखा हो इसके अलावा, तो पूरे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 120 को तुम डिवाइड कर लोगे ओल्ड रेशो में। वो बात अलग है, इसमें दे रखा है कि वर्क्समैन कंपनसेशन का क्लेम 80,000 है, वर्क्समैन कंपनसेशन का क्लेम 150 हो, तो क्या करोगे। लेकिन मैं पहले ये मान के चल रहा हूँ कुछ भी ना दे रखा हो तो तुम पूरे वर्कमैन कंपनसेशन फंड को 5:3:2 में डिवाइड करके ख़त्म कर दोगे। 5 मतलब इसका आधा है ना, इन दोनों का टोटल भी 5 है, इसका भी 5, तो 60 इसे मिल जाएगा, 36 और 24,000 रुपये। अगर कुछ ना दे रखा हो, नोटबुक तुम्हारे हाथ में होगी, तुमने हो सकता है इसे नोट कर लिया हो, नोट कर लेना चाहिए तुम्हें। इसे डिलीट कर दूंगा अभी मैं यहाँ से। ये तो है जब कुछ ना दे रखा हो। लेकिन अगर दे रखा है कि वर्क्समैन का क्लेम जो है वो 80,000 है, 150 नहीं, सिर्फ 80,000, तो तुम क्या करोगे। अगर कोई क्लेम ना हो तो ओल्ड रेशो में बांट देते हो। लेकिन अगर क्लेम है 80,000 तो 120 के वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में से पहले तुम 80,000 क्लेम की तरफ एडजस्ट करोगे, फिर जो 40,000 बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे ओल्ड रेशो में। लेकिन जनरल एंट्री में इसे किस तरीके से दिखाया जाएगा। यहाँ तो तुमने पूरा ही वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइड कर दिया था। अब वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट
टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। $120 के रिजर्व में से तुम पहले क्लेम पे करोगे 80,000। ये वाला क्लेम है, मार्क कर देते हैं। फिर कितना बचा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व? 40। उसे पार्टनर्स में बांटोगे 2x 2y 2z। अगर कोई वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट तुम्हारा है तो उससे पहले तुम क्लेम पे करते हो, उसके बाद जो बचता है वो पार्टनर का ही है। और इसे और पार्टनर्स के बीच में और रेशो में 532 में डिवाइड कर लोगे 40,000 को 20। एक मिनट, 40 को डिवाइड किया, हाँ ये तो तब है जब क्लेम, जितना हमारे पास वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बचा हुआ है, हमारा क्लेम अगर उससे कम होता है तो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हमारा क्लेम उससे ज़्यादा होता है 150। इन केस अगर तुम्हारा क्लेम ज़्यादा हो जाता है तो तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रोवाइड करते हो। क्या करते हो ये तुम नोट कर लो। तीसरा केस में लिखता हूँ, इसको हटा के। फाइव 3:2 इनकी ओल्ड रेशियो है। अगर वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व तुम्हारे पास है 120 और तुम्हारा क्लेम हो गया उससे ज़्यादा, तो तुम क्या करोगे? जितना एक्स्ट्रा क्लेम हो गया है, 30,000 एक्स्ट्रा क्लेम है, 120 का वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, तुम्हारा क्लेम है 150 का, तो 30,000 तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो वो 30,000 की लायबिलिटी यहाँ दिखाओगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्क्समैन कंपनसेशन, तो 30,000 तुम और प्रोवाइड करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। वर्क्समैन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम यहाँ पे तुम्हारा जितना तुम्हारे पास वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में बचा हुआ था उससे ज़्यादा तुम्हारा क्लेम था 150 का, तो तुमने 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस रिकॉर्ड कर लिया एक तरीके से। अभी 30,000 का अगर तुम लॉस रिकॉर्ड करोगे तो फिर रिवैल्यूएशन लॉस 30,000 आ जाएगा, जिसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो ABCXYZ डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब 30,000 हमने ये लॉस रिकॉर्ड किया तो हमें रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया 30,000 का, उस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाला जा रहा है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ये पूरा ट्रीटमेंट हुआ इस चीज़ का। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अगर तुम्हारे पास होता है तुम उसे पार्टनर्स में बांट देते हो, लेकिन अगर क्लेम है तो पहले क्लेम को एडजस्ट करते हो, बाकी बचे हुए अमाउंट को बांटते हो, जिस केस में किया था हमने। और अगर क्लेम ज़्यादा होता है तो वो क्लेम तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट से
डेबिट साइड में डाल के क्रिएट करते हो और उसे फिर पार्टनर्स में लॉस की तरह रिकॉर्ड करते हो। तुम्हें 30,000 का लॉस हो गया, ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा 532 में। 15,000, 9,000 और 6,000। शायद तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि अगर क्लेम ज़्यादा हो कम हो तो हम उसका क्या करते हैं। ठीक है, अब इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लो। कई बार हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्रिएट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि हमने अपने पैसे को किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हम अपने पैसे को किसी दूसरे को देते हैं, किसी दूसरी कंपनी को देते हैं, तो उसमें रिस्क काफ़ी इन्वॉल्व है। अगर तुम अपना पैसा अपने हाथ में लेके खुद उसको यूज़ करते हो तो तुम्हें रिस्क कम महसूस होता है, और वही पैसा तुम किसी और को दे दो तो तुम्हें ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए तुम करते क्या हो, क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट अगर किसी और कंपनी में की हुई है, किसी और कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हो सकता है उसकी वैल्यू कभी कम हो जाए, मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की, तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस से निपटने के लिए रूल ऑफ प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म यही तो बताता है तुम्हें, प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर गेन्स। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में लॉस होने वाला है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हम प्रोवाइड कर लेते हैं, तो हम इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ 60,000 का। इन्वेस्टमेंट हमारी 4 लाख की, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तो हम क्या करें, उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज़ करेंगे। फिर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट ही क्यों किया है? हमने उसे क्रिएट किया हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इसे हम हटा देते हैं, तुमने नोट कर ही लिया होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर अचानक रिडक्शन आ जाए तो उस रिडक्शन को फेस करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। तो अगर वैल्यू में चेंज आता है तो उसे किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं? कुछ भी ना हो तो पूरा ही इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तुम्हारे पास, पहला केस, चलो पहले हम नोट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तुम्हारे पास है IFR, $60,000। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है $4 लाख, बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है। ओल्ड रेशो थी 2:1, ओल्ड रेशो थी इक्वल। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशो 2:1, और न्यू रेशो इन्होंने डिसाइड की है, ओ थोड़ा गलत कर दिया, ओल्ड रेशो इक्वल है, और इन्होंने अब डिसाइड किया है कि हम 2:1 में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारा 60,000 का। इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गिवन, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना, उसी से निपटने के लिए तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया। कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ हमें दे रखा कि इन्वेस्टमेंट 4 लाख की, इसकी मार्केट वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट हमारी 4 लाख की ही है, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई उतार चढ़ाव, कोई अप डाउन नहीं आया। जितने की इन्वेस्टमेंट हमने दिखा रखी है, इन्वेस्टमेंट उतने की है, हम ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रखी पहले केस में, है ना, तो हम मान लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की ही है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से बनाया, तो उसे ओल्ड पार्टनर ही डिवाइड कर लेंगे। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू, नाम क्या है, ABC,
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। तो हमने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास, हमने बेकार में बना के रखा हुआ है, उसको यूज़ कर लो। 20 में डिवाइड कर दो, ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो 60,000 को तुमने 20 डिवाइड कर लिया। हाँ जी, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4 लाख। हमने सोचा था, अच्छा हमने 4 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हमने रिकॉर्ड करी हुई है, हमारी बुक्स के अंदर 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और ये कहता है मार्केट वैल्यू भी उसकी 4 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज तो है ही नहीं, जितना हमने दिखा रखी है इन्वेस्टमेंट उतनी ही मार्केट में भी है उसकी वैल्यू, तो हमें कोई लॉस नहीं हो रहा। तो पूरे 60,000 के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को फिर डिवाइड कर लेंगे, यानी कि सेम एंट्री हो जाएगी। अगर मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती तो ज़रूर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज़ करते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया ही हमने इसलिए, इन केस मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएट कर जाए और हमें लॉस हो जाए, तो वो लॉस हम इस रिजर्व में से कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने डिवाइड कर लिया पहले की तरह, ठीक है। तीसरा केस क्या, तीसरा केस, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 424। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई, कम होने की बजाय हमारी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की थी, कम होने की बजाय हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, मैंने बताया था तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी 24,000, तो उसे यहाँ दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट। जर्नल एंट्री क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट के आगे बाय आ रहा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री तो होगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000, हमें लॉस तो हुआ नहीं, हमें तो प्रॉफिट हुआ। तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले की तरह ही बांट लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एस कैप, बी कैप, तीनों में हमने बांट लिया जैसे हमने पहले बांटा था, 60 को 20-20-20। क्योंकि हमें कोई लॉस तो हुआ ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो तभी यूज़ होगा जब हमें लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी आएगी, कोई रिडक्शन आएगी, तभी हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा हमें 24,000 का फ़ायदा हो गया, तो 24,000 के फ़ायदे को इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हमें 24,000 का फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर इस 24,000 के फ़ायदे को पार्टनर्स बांट लेंगे। 24,000 का जो प्रॉफिट आया है ये तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन टू ए बी सी, तीनों पार्टनर्स में बांट लिया जाएगा इस प्रॉफिट को। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, और ये ओल्ड रेशो में ही डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। हमें 24,000 का फ़ायदा हुआ है, 888,
देखो अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो जाती तो उस लॉस को तो हम इस 60,000 में से रिकवर करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 60,000 क्रिएट किया हुआ है, तो यानी कि हमने ये माना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैक्सिमम 60,000 कम हो सकती है, 340 तक जा सकती है ना। लेकिन कई बार उससे भी कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तब क्या करते हैं? चलो अभी तो 370 हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। फोर्थ केस यहाँ कर देते हैं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 370। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में पहली बार 30,000 की गिरावट आ गई। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब हम डिवाइड करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ़ायदा हुआ था तो हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में डाल दिया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर नुकसान होगा तो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट में नहीं डालेंगे, उसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे। ठीक है, कितने अमाउंट तक? 60,000 तक। अगर इससे भी ज़्यादा लॉस हो गया तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन में। कैसे होगा? अभी तो हमें 30,000 का लॉस हो रहा है, हमने 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हम पूरा 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिवाइड करने जा रहे थे पार्टनर्स के बीच में इस तरीके से, लेकिन तभी हमें पता चला कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 30,000 की गिरावट आ गई है। तो पहले उस लॉस को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया इसलिए था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी आ जाए तो हम उसे यहाँ से कवर कर सकें। तो 30,000 की जो कमी आई थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, उसे हमने यहाँ से कवर किया। और उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया। कितना बच रहा है? 30,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60 था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आ गई 30, तो अभी 30,000 बैलेंस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो उस 30,000 जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे बांट देंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है आजकल, ये बहुत देते हैं। इक्वल रेशो में 10 10 10। 60 में से 30,000 तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आ गई थी, लॉस हो गया था, उसे हमने कवर किया और बाकी 32 बचा वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। आखिरी केस, सबसे अच्छा केस, इतना लॉस हो गया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी वो कवर नहीं हो पाया। तो हम क्या करते हैं? मैं तुम्हें बताया कि 60,000 तक का लॉस होगा तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि उतना तो हमने रिवैल्यूएशन पहले क्रिएट किया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेकिन अगर 60,000 से भी ज़्यादा का लॉस हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हुआ ही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 310 है ना। हमने बुक वैल्यू क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट को दिखा रखा है अपनी बुक्स में 4 लाख का, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 310। तो हमें 310 हो गई, तो 90,000 का लॉस हो रहा है। तो उसमें से 60,000 का लॉस तो हम IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्रिएट कर लेंगे, कवर कर लेंगे 60,000 का लॉस। बाकी जो 30,000 का लॉस फिर भी बच रहा है, रिमेनिंग 30,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाकी जो बच रहा है 30,000 का लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लॉस कवर करने के बाद भी 30,000 का लॉस बच रहा है, वो यहाँ डाला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 90,000 की कमी आएगी, 310 हो गई ना इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम लॉस कवर करेंगे 60,000 तक। क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ही 60,000, तो 90 के लॉस में से हमने 60,000 तो यहाँ से कवर किया और 30,000 हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में से निकाला, यानी कि हमने एज ए लॉस उसे रिकॉर्ड किया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है ना, तो टू इन्वेस्टमेंट 90,000 वैल्यू कम हुई है। अब जो रिवैल्यूएशन हमने डाला है 30,000 का लॉस, इसे पार्टनर्स में जैसे 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में मान लो तुम 30,000 यहाँ डालते हो। अभी हम ये मान के चल रहे हैं तुमने एडमिशन वगैरह नहीं किया है, एडमिशन कर लोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है, तो 30,000 यहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट करके, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब ये जो 30,000 तुमने लॉस रिकॉर्ड किया है तो उसकी वजह से तुम्हें 30,000 का जो लॉस हो रहा है वो तीनों पार्टनर्स में बटेगा 10 10 10 ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या होगी, ए बी सी डेबिट हो रहे हैं और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है ना, ए बी सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तीनों के अकाउंट में हमने 30,000 के लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया 10 10 10 ओल्ड रेशो में। अब इसी क्वेश्चन को देखो, कई बार इसी क्वेश्चन में तुम ओल्ड रेशो 2:1 कर दो, न्यू रेशो इक्वल कर दो, ऐसे करके करो एक बार इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन के अमाउंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एंट्री होगी। तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अगर चेंज होती है उसे कैसे डील किया जाता है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे डील किया जाता है, ये तुमने सीख लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हों एडजस्ट करने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट वाले आइटम ना हो एडजस्ट करने के लिए, जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लेकिन कई बार लॉस भी होते हैं, तो उन्हें किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पढ़ लो जरा, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 और अभी उन्होंने 5:3:2 कर दिया। क्या हमें ओल्ड रेशो न्यू रेशो की ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं क्या इसमें सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी, देखेंगे। हाँ गुडविल है तो सेक्रीफाइस रेशो में, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा ही सेक्रीफाइस रेशो में होता है। चलो जी, ABC पार्टनर थे 3:1 और इनकी न्यू रेशो 5:3:2। कभी भी गुडविल जब दिख जाती है, गुडविल वैल्यू, सेक्रीफाइस रेशो सबसे पहले निकाल लो, 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें कम से कम, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। तो सेक्रीफाइस निकाल लो, सेक्रीफाइस रेशो क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, तो इज सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। $60, $30, $0, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया इसमें। हाँ कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, देखो ऐसे भी देख सकते हो 3 और इन दोनों का टोटल 3 यानी कि आधा ले रहा है, 5 इन दोनों का टोटल 5 यानी कि ये भी आधा ले रहा है, तो कोई सेक्रीफाइस होगा ही नहीं, पहले भी आधा ले रहा था, अभी भी आधा ले रहा है। 20 सेक्रीफाइस ओल्ड
2/6 माइनस न्यू 3/10, 16, 20, 18, 2/60। इसने तो किया सेक्रीफाइस, तो इसका मतलब अब सी गेन ही करेगा। सी सेक्रीफाइस ओल्ड 1/6 माइनस न्यू 2/10, 60, 10 माइनस 12, देखो माइनस 2/60। इसने कर लिया गेन, बादल बना दो, इसने गेन किया है। तो गुडविल के मामले में इस रेशो का इस्तेमाल होता है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल के लिए एंट्री होगी सी टू बी, बस हमेशा ही ये होगी, ठीक है ना। अब इसमें 3 चीज़ें दे रखी है। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड इट एफर्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 60,000, कंटिजेंसी रिजर्व 18,000। ओह, तो देखो कंटिजेंसी रिजर्व को पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, है ना। रिजर्व को पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं तो क्या एंट्री होती है, यहाँ पे भी हमने करी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ये, कंटिजेंसी रिजर्व को डिवाइड करो तो कंटिजेंसी रिजर्व टू ये ABC और रेशो में। तो कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट टू ABC, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि कब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। आप पढ़ तो रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर हुआ है या ये तुम्हें सिर्फ रट गया है। तो कई बार बच्चों को ये चीज़ पता नहीं चल पाती, तो एक आसान तरीका बताता हूँ। जब तुम कोई भी काम करो और कहीं पे भी कटिंग ना हो, समझ गए ना, ओवर राइटिंग कटिंग ना हो, तो समझ लो वो टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो चुका है। उसको छोड़ के फिर तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। उस टॉपिक के मामले में तुम थोड़ा सुकून से रह सकते हो, क्योंकि कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग तब तक होती है जब तक वो माइंड के अंदर, हाथ से नहीं होती कटिंग होती दिमाग से। जब तक माइंड के अंदर वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक कटिंग होगी, देख लेना। तो जब तुम पहली बार करोगे कटिंग, दूसरी बार करो कटिंग, लेकिन 2 3 4 बार कर लोगे उसके बाद एकदम सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंटिजेंसी रिजर्व को हमने डिवाइड किया। कंटिजेंसी रिजर्व था 18,000, और रेशो में डिवाइड कर लो। और रेशो क्या है 3:1। 3:1 में डिवाइड करने का तरीका तुम्हें बताया था। पहले वाले को आधा, फिर इसका 1/3 इसे, तीसरे वाले को, इसका डबल इसे। कंटिजेंसी रिजर्व को हमने बांट दिया। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉस है ना। रिजर्व को बांटते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट होती है। लॉस को बांटेंगे डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को, तो कैपिटल कम होगी। ए स्कैप डेबिट बांटो टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई एक्सपेंस का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तुमने किसी सेलिब्रिटी से, मान लो बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजिंग करवाई अपने प्रोडक्ट की, बहुत मोटा अमाउंट तुम्हें उसको देना पड़ेगा। तो क्या उस एक्सपेंस का बेनिफिट तुम्हें सिर्फ इसी साल होगा? नहीं, उसका बेनिफिट तुम्हें कई सालों तक होगा। तो उस एक्सपेंस को भी हम डेफर कर देते हैं। डेफर मतलब आगे डाल देते हैं। हम बोलते हैं भाई 5 साल तक हमें इसका फ़ायदा होगा, तो ऐसा करते हैं 1 लाख का खर्चा है, 5 सालों तक 20 हज़ार डाल के हम उसे राइट ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक्सपेंस हमारा पड़ा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, तो उसे डिवाइड कर लो 60,000 को, वही 3:1 में, वही फार्मूला अपना 3:1, पहले को आधा,
इसका 1/3 इसे, इसका डबल इसे। रिटायरमेंट जब करोगे आगे चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ, उसमें 3:1 का बहुत यूज़ है। कई बार अमाउंट पॉइंट्स में निकल आएंगे, लेकिन इस तरीके से करोगे तो तुम्हें करना ईजी रहेगा। इसके बाद गुडविल का एक एंट्री। गुडविल में बताया तुम्हें गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है सी डेबिट टू बी। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। गुडविल के लिए चेंज इन PSR में हमेशा यही एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट। ट्वेल्थ के अकाउंट में गेनिंग पार्टनर हमेशा ही डेबिट होगा, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। सेक्रीफाइस जो करता है, जो अपना शेयर छोड़ता है, तो हम उसे कंपनसेट करते हैं, हम उसे पैसे देते हैं। जब हम उसे पैसे देते हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ती है, इसलिए उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है। तो 2/60 ऑफ रुपीज़ 960 का 2/60 30 2000। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चंस आधा घंटा दोगे तो तुम्हें समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी हम यही करेंगे, ठीक, लेकिन उसमें हम बैलेंस शीट करेंगे। जैसे इसमें तो अमाउंट्स दे रखे थे, बैलेंस शीट में हमें अमाउंट खुद, अपने मतलब के जो अमाउंट होते हैं हमें खुद ही उन्हें कैलकुलेट करना होता है। अभी तक तुमने सीखा जब कुछ भी ना दे रखा हो बुक्स के अंदर, लेकिन अब बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में ये आएगा कि वो बुक वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, या बुक वैल्यू में एसेट्स की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो हमें उस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको कल। धन्यवाद।